नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली विधानसभा के लिए चल रहे प्रचार प्रसार का शोर आज शाम 6 बजे थम जाएगा। इससे पहले बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के करोल बाग में बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत गौतम के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। जनसभा के बाद रोड शो के जरिए सीएम ने जनता से दुष्यंत गौतम के पक्ष में वोट देने की भी अपील की है। चाहे बागेश्वर का उपचुनाव हो या अभी केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव हो या अभी हमारे निकाय के चुनाव के परिणाम आए हों, या मैं कहूं 30 सालों के बाद हरिद्वार के कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, या 30 सालों बाद हरिद्वार में पंचायत के चुनाव, सारे चुनाव में आप प्रभारी के नाते हम सबको वहां पर सहयोग करते रहे, मार्गदर्शन करते रहे। भाइयों बहनों, आज मैं करोलबाग क्षेत्र की देवतुल्य जनता से ये अनुरोध करता हूं सबसे कि आप सब लोग इनको भारी मतों से जिताइए, और आप इनको जिताएंगे तो पार्टी का और इनका जो लंबा अनुभव समाज के क्षेत्र में काम करने का है, वो निश्चित रूप से इस करोल का विधानसभा के लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है, बहुत नया परिवर्तन लाने वाला है, जो काम यहाँ नहीं हुए। और वैसे भी आपने देखा 10 वर्षों में यहाँ पर आपदा की सरकार ने जिस प्रकार से यहाँ की सड़कों को खस्ताहाल कर दिया, दिल्ली को प्रदूषण की दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम इन लोगों ने किया है। भाइयों बहनों, इन्होंने घोषणाएं बड़ी बड़ी करी, अच्छी अच्छी बातें करी, लेकिन जब बाहर निकला तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। इतने घोटाले कर दिए, इतने घपले कर दिए भाइयों बहनों, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे वो बस खरीद का घोटाला हो, पैनिक बटन का घोटाला हो, शराब का घोटाला हो। मैं इसको गिनाने लगूंगा तो मैं पिछले 10-12 दिनों से लगातार दिल्ली के चुनाव प्रचार में अलग अलग स्थानों पर गया हूँ, और मैं लगभग 35 से भी ज्यादा स्थानों पर हमारे सभी दिल्ली वासियों से अनुरोध कर चुका हूँ, और हर जगह मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। भाइयों बहनों, इस बार परिवर्तन दिल्ली के लोग करने वाले हैं। यमुना नदी को मैली से भी प्रदूषित बनाने का काम उन्होंने किया है। इसलिए आप सबको तय करना है कि इस बार एक तरफ है मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, दुष्यंत गौतम जी उस कमल के फूल वाले निशान वाले, और दूसरी तरफ है वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, घोटाले किए हैं, भाइयों बहनों तुष्टीकरण की राजनीति की है। एक तरफ है जो भगवान राम का मंदिर बनाते हैं अयोध्या में, दुष्यंत कुमार गौतम जी उस पार्टी से खड़े हैं, भाइयों बहनों उस सिंबल पर खड़े हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो हमेशा भगवान राम के मंदिर के बनने का विरोध करते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने धारा 370 हटाई, एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं धारा 370 दोबारा से आनी चाहिए, उनका समर्थन करने वाले हैं। भाइयों बहनों, एक तरफ वो लोग हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार होता है तो हमारे दुष्यंत गौतम जी राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आवाज को उठाने का काम करते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं के नरसंहार के मामले में बहनों का वहां पर अत्याचार हो रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था, चुप्पी साधे खड़े हुए थे। भाइयों बहनों, इनको आप ही नहीं, इनको मैं तो पापी कहता हूं दिल्ली में। भाइयों बहनों, ये दिल्ली के पापी हैं जिन्होंने 10-11 सालों तक यहाँ का विकास अवरुद्ध किया है। इसलिए समय आ गया है, आप सब लोगों का जोश देखकर मैं देख रहा हूँ रविंद्र जी आपने और हमारे मंडल अध्यक्षों ने, यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने बड़ी तैयारी की है। हमारी फसल पक्का तैयार हो गई है। अब 2 दिनों तक, आज 3 तारीख हो गई, 4 और 5 तारीख की शाम को 6 बजे तक, जब तक मतदान पूरा न हो जाए, एक एक कार्यकर्ता को अपने अपने बूथों पर डट कर खड़े रहना है, और कमल के बटन को इतना दबा देना है, इतना दबा देना है, इतना दबा देना है कि 6 बजे कमल का बटन अंदर, और 8 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो भाइयों बहनों, आप सब कह रहे थे देवभूमि से हम लोग आए, देवभूमि के सारे लोग चाहते हैं, पूरी देवभूमि चाहते हैं कि दुष्यंत गौतम जी सर्वाधिक मतों से जीते, भाइयों बहनों भारी मतों से जीते, एक रिकॉर्ड यहाँ करोड़ों की जनता बनाए। इतना ही मैं आप सबसे निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी पारा अपने चरम पर है। पार्टियों के स्टार प्रचारक जगह जगह जनसभाएं कर जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी करोल बाग में जनसभा और रोड शो करने के बाद पटेल नगर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी प्रत्याशी राजकुमार आनंद के पक्ष में भव्य रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। हरिद्वार जिले में पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार के बीच चल रहे विवाद को पर भले ही एक कानूनी अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी दोनों ही नेताओं को नसीहत दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि हर जिले में राजनेता के अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि वो अपने समर्थकों को संभाल सके और उन्हें सही रास्ता दिखाने का काम करे। उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो सरकार को बड़ा स्टैंड लेना पड़ता है। देखिए, देश भर से लोग पहुंचे हैं और अगर उनका नेता ना पहुंचे तो ये बड़े दुख की बात होती है। मैं बस एक ही अपील करना चाहता हूं सभी से। उत्तराखंड जो है वो बहुत शांत प्रदेश है और नेता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि अपनी निजी हितों से ऊपर उठ के बात करें। माँ के सम्मान की बात की हम लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जिस तरह से पूरे पश्चिम में और देश भर में तनाव हुआ है बिरादरियों के बीच में, वो अच्छा नहीं। मेरी आप सभी से अपील है कि जो लोग पहुंच भी गए हैं लक्सर खानपुर विधानसभा, वो लोग शांति बनाए रखें। मैं खादर के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी शांति बनाए रखें। जिस तरीके से आप हमेशा अतिथि देवो भव पर कायम रहें, ऐसे ही आगे रहें। जो लोग आए हैं उनके साथ कोई अभद्रता ना करें और जो लोग क्षेत्र में पहुंच चुके हैं वो लोग भी शांति बनाए रखें। किसी को अपमान करने की, किसी बिरादरी का अपमान करने की, किसी पर आपत्तिजनक बात कहने की बात ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उमेश कुमार पर कोई ऐसा दाग लगे, लोग ये कहें कि उमेश कुमार के कारण कोई दंगा हुआ या कोई फसाद हुआ। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी से अपील है, सभी बिरादरी से, सर्व समाज से, कि उत्तराखंड देवभूमि जिस चीज़ के लिए जानी जाती है उसके लिए हमेशा जानी जाए और ये ना हो कि वो एक विधायक के कारण यहाँ पे कोई अराजकता फैली थी, कोई विवाद हुआ था, वो ना हो। 2-3 दिन से हरिद्वार का जो घटनाएं हो रही है वो दुखद है। आखिर एक जनप्रतिनिधि को संयम नहीं खोना चाहिए। समर्थकों को भी जनप्रतिनिधि को के अंदर वो कुब्बत होनी चाहिए कि अपने समर्थकों को सही दिशा की ओर ले जाए। मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री लगातार इस प्रकार के तत्वों को जेलों की सलाखों के अंदर भेज रहे हैं। आखिरकार देवभूमि का देवतुल्य स्वरूप और देवभूमि के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, ये सरकार का उत्तरदायित्व है। मैं कह सकता हूँ कि पिछले 2-3 दिनों की जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार की घटनाओं को दोहराना नहीं चाहिए, नहीं तो सरकार इसके लिए तैयार है। इस प्रकार के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों को और ज्यादा पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोर टीम वॉलंटियर्स और दर्शकों के लिए साइकिल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस पहल का उद्देश्य न केवल प्रदूषण को कम करना है, बल्कि लोगों को फिट और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करना है। इसके जरिए दर्शक और वॉलंटियर खेल परिसर के कई स्थलों तक साइकिल से आसानी से पहुंच सकेंगे, जिससे ट्रैफिक और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। और ऐसे में इसको लेकर पूरी तैयारियां भी की गई हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए साइकिल मुहैया कराई गई है ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से आवाजाही कर सके। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से अब और खेलों को बढ़ावा भी दिया जा रहा है और साइकिल जिस तरह से उपलब्ध कराई गई है, इससे क्या फायदा मिलेगा? लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि साइकिल सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिलाड़ी आसानी से पहुंच सके और ऐसे में प्रदूषण को कम करना भी उद्देश्य है।
साथ ही तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि खिलाड़ियों को दिक्कतें भी ना हो और साइकिल से अगर वो आते जाते हैं तो वो फिट भी रहें। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है उत्तराखंड में और लगातार राष्ट्रीय खेलों में भाग लेते हुए खिलाड़ी नजर आ रहे हैं और खिलाड़ियों की सुविधा को देखते हुए साइकिल भी उपलब्ध कराई गई है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ये साइकिल उपलब्ध कराई गई हैं। आसानी से आवाजाही कर सकेंगे सभी लोग। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कितनी साइकिलें उपलब्ध कराई गई हैं राष्ट्रीय खेलों के दौरान खिलाड़ियों को? जी विशाल, देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में चल रहे हैं और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में देहरादून में कई खेलों का आयोजन भी हो रहा है। कई खेल जो है वो चल रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से इस बार जो टी के नेशनल गेम्स है वो हो रहे हैं, उसकी जो थीम भी रखी गई और इसी के साथ ही इन गेम्स को ग्रीन गेम्स के तरीके से भी जो मनाया जा रहा है और इसी के साथ साथ ही प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड का जो अभियान भी चल रहा है, उसके तहत ही जो इस बार मेडल भी जीतने वाले जो खिलाड़ी होंगे उन्हें जो मेडल भी दिए जा रहे हैं वो ई वेस्ट के दिए जा रहे हैं। जो ई वेस्ट के मेडल को तैयार किया जा रहा है और इस तरीके से उससे तैयार करके मेडल भी जो वितरित किए जा रहे हैं। इसी तरीके से अब जो है राष्ट्रीय खेलों में सरकार की तरफ से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में साइकिलें भी रखी गई हैं और साइकिलें जो है वो लगाई गई हैं ताकि जो वॉलंटियर्स हैं या जो खिलाड़ियों के साथ अन्य लोग आ रहे हैं या जो और भी लोग हैं वो साइकिल से एक परिसर से दूसरे परिसर तक जा सके, जहां पर इस तरीके से पूरे महाराणा प्रताप में यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवाजाही हो सके, जिसकी प्रदूषण में भी कमी आएगी। तो इससे जो है कहीं न कहीं ट्रैफिक भी जिस तरीके से बाहर होता है तो वहां पर भी जो है ट्रैफिक की में भी समस्या ना हो। तो इस तरीके की साइकिलें लगाई गई है ताकि जो प्रदूषण जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है इसमें भी कमी देखने को मिल सके। तो ऐसे में और जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए भी तो उन्होंने फिट इंडिया का जो है वो भी दिया, नारा दिया। तो ऐसे में इसको लेकर के भी साइकिल से फिट रहने को भी लेकर के तमाम चीजें इसमें रखी गई हैं। तो इस तरीके से जो है राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो हो रहा है उसमें सरकार के द्वारा अब इस तरीके के प्रयास भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि से काफी संवेदनशील राज्य है। समय समय पर प्रदेश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। समय से भूकंप की चेतावनी मिले और जान माल का नुकसान से कैसे बचा जाए, इसके लिए विशेषज्ञ लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी मुद्दे को लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 5 फरवरी को सचिवालय में एक बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विषयों और पहलुओं पर विस्तार से चर्चा भी की जाएगी। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी लोगों से अपील की है कि हर एक व्यक्ति अपने मोबाइल में भूदेव ऐप को डाउनलोड कर ले। ये ऐप उत्तराखंड में आने वाले विनाशकारी भूकंपों की पहले से ही चेतावनी दे देगी। वैसे हम लोग मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बहुत जल्दी एक बैठक कराने वाले हैं। 5 तारीख को बैठक हमारी फिक्स है। तो जो हमारा भूदेव ऐप है उसके माध्यम से हम चेतावनी प्रणाली तंत्र विकसित किए हैं। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने भूकंप के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम अपना डेवलप किया हुआ है। उसमें भूदेव ऐप होता है। भूदेव ऐप के माध्यम से जिसके मोबाइल में इंस्टॉल रहेगा उसको दूरी के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, कहीं 2 सेकंड, कहीं 10 सेकंड, कहीं 12 सेकंड, कहीं 15 सेकंड, कहीं 18 सेकंड, इस तरह से है। जितना दूरी होगी उसके अकॉर्डिंग इतने समय पहले, कुछ सेकंड पहले उसको पता लग सकता है कि भूकंप आने वाला है या भूकंप आ चुका है। और हम जो उस न्यूनतम समय में जितना अपनी तैयारी कर पाएंगे, जितना बचाव कर पाएंगे, उसके लिए हम लोगों को जागरूक करेंगे। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में चल रहे राष्ट्रीय खेलों के तहत फुटबॉल मैच मणिपुर बनाम दिल्ली के बीच में खेला गया है। दोनों ही टीमें मैच के दौरान संघर्ष करती हुई दिखाई दी। वहीं दर्शक बनकर आए स्कूली बच्चों में काफी उत्साह भी देखने को नजर आया। हल्द्वानी में दर्शन तीर गांव में बैठे स्कूली बच्चों ने कहा है कि हम दिल्ली को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली की टीम अच्छा खेल रही है। वहीं कुछ बच्चों ने मणिपुर को सपोर्ट किया। इधर सुरक्षा को लेकर मिलिट्री फोर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। स्थानीय पुलिस भी अपना काम करती हुई नजर आ रही है।
मैं दिल्ली को सपोर्ट करता हूँ। क्यों? इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। तो मैच चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके कोच ज़्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा लॉन्ग बॉल बनाने का ट्राई कर रहे हैं पर उनके प्लेयर्स पे बॉल कंट्रोल नहीं है और उनके अटैक में सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं। दिल्ली को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो दिल्ली को भी कर रहा है, मणिपुर भी तो खेल रही है। मैं दिल्लीपुर को ही सपोर्ट करूँगा। दिल्ली के रहने वाले हो आप? हाँ हैं? हाँ तो दिल्ली टीम जीतेगी? हाँ, मैं दिल्ली वाले लोगों के साथ ही हूँ, मैं मणिपुर वाले लोगों के साथ नहीं हूँ। मेरा नाम नव्या पांडे है और मैं दिल्ली को सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि वो अच्छा खेल रही है। दिल्ली मणिपुर अच्छा खेल रहे हैं, दोनों ही अच्छा खेल रहे हैं, दोनों ही अच्छा खेल रहे हैं। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित स्टेडियम में चल रहे नेशनल गेम्स में कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं, जहां पुरुष वर्ग में उत्तर प्रदेश और महिला वर्ग में हिमाचल प्रदेश की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया है। वहीं पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश की टीम ने दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए चंडीगढ़ की टीम को 57-43 के अंतर से हरा दिया। बता दें कि यूपी में खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और चंडीगढ़ की टीम पर दबाव बनाए रखा। वहीं दूसरी तरफ महिला वर्ग में हिमाचल प्रदेश की टीम ने बेहद रोमांचक मुकाबले में हरियाणा को 27-22 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया है। हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपके थ्रू मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि यहाँ के हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, ऑडियंस के थ्रू भी और यहाँ के स्टाफ मेंबर सारे जितने भी थे सबने बहुत प्यार दिया हमें और हमें जीत के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि हम तीसरी बार विन हुए हैं और हम अपनी विक्ट्री को कंटिन्यू कर पाए तो बहुत ज़्यादा खुश है। लगातार ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मूवमेंट है क्योंकि हमारा पड़ोसी प्रदेश है और यहाँ पे पहला टूर्नामेंट में खेल रही हूँ और इतना अच्छा आयोजन करवाया गया है सरकार के द्वारा और रहने का, खाने का, ग्राउंड का सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे लोग भी इतने अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और यहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और खेलने का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा शुरू से लेकर। मेरी टीम ने और कोचेज़ ने तो आज वो काम आई है, सफल हुई है। नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लेना बहुत बड़ा इवेंट, मतलब बहुत बड़ी खुशी है नेशनल गेम में गोल्ड जीतना। और मैं इस चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैंने अपनी टीम को यही बोला था कि कोई परेशान नहीं है, मैं अगर कुछ गलती होती है, कुछ भी होता है, मैं जवाब दूंगा। कोचेज़ इतना अच्छा टीम को मैनेज कर रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे, तो सभी टीम ने प्रूव करके दिखाया है। और मैं अपने कोचेज़ को, टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा, सबसे बड़ा अपनी यूपी सरकार को, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। योगी सरकार हमारी जो खुद मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली है और नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल पे भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ और जॉब बोली है, तो वो सभी बच्चों के दिमाग में है। तो आज गोल्ड मेडल लेके घर जाएंगे, सभी खुश हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड आने वाले हैं, लिहाजा तैयारियां तेज हैं। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरकाशी दौरा प्रस्तावित है। गंगा जी की शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा और सीमांत क्षेत्र की वाइब्रेंट विलेज हर्षिल का भ्रमण करने की संभावना है। प्रधानमंत्री के संभावित भ्रमण से जुड़े इंतजामों को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। मुखवा हर्षिल क्षेत्र में अनेक कार्य कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर हर्षिल समेत आसपास के अन्य हेलीपैड को चकाचौंध करने के साथ ही हेलीपैड से लेकर मुखवा तक की सड़कों को सुधारने का काम किया जा रहा है। देखिए, हमारी सरकार का प्रयास है कि जिस तरह हम ग्रीष्म काल में यहाँ पर यात्रा सीजन होता है, पर्यटन का सीजन होता है, हम 12 महीने इस प्रदेश को पर्यटन प्रदेश बनाना चाहते हैं और उस क्रम में हम लोग शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ कर रहे हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के शीतकाल में आने से पूरे देश का ध्यान इस ओर आकर्षित होगा और शीतकाल में भी यहाँ के पर्यटन को कहीं ना कहीं इसमें लाभ मिलेगा, यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा। तो मैं बड़ा उत्साहित हूँ उनकी इस यात्रा को लेकर और उत्तराखंड राज्य को उसका लाभ भविष्य में मिलने जा रहा है। बगोरी हेलीपैड तक सड़क बनाने के साथ ही गंगोत्री मार्ग से सटे युकाड़ा हेलीपैड तक सड़क की पेंटिंग समेत कई काम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत में हर्षिल में प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए
उद्यान विभाग के परिसर में समतलीकरण और सौंदर्यीकरण समेत अनेक स्थलों पर पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। मुखबा में गंगा मंदिर और आसपास के घरों को प्रधानमंत्री की आगवानी के लिए सजाया संवारा जा रहा है। मुखबा में मंदिर के लिए पैदल मार्ग के सुधार, सीढ़ियों के निर्माण के साथ ही पार्किंग का भी निर्माण कार्य प्रगति पर है। बिजली और पानी को सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए भी इस क्षेत्र में कार्य कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से फरवरी माह में उत्तराखंड का भ्रमण करेंगे। अभी 28 जनवरी को उत्तराखंड में प्रधानमंत्री जी आए थे और यहाँ राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के साथ साथ में कई विकास परियोजनाओं का उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा भी और अधिकारियों के साथ में चर्चा भी की है। कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिन पर सैद्धांतिक रूप से सहमति भी बनी है। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों की कमान खुद जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने अपने हाथों में ले रखी है। जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल और मुख्य विकास अधिकारी SL सिम्वा समेत अन्य अधिकारियों की टीम के साथ हर्षिल क्षेत्र का भ्रमण किया और प्रधानमंत्री के प्रस्तावित भ्रमण को लेकर चल रही तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने गंगोत्री मार्ग के साथ ही बगोरी स्थित हेलीपैड का निरीक्षण कर लोक निर्माण विभाग के साथ ही BRO के अधिकारियों को सड़क और अन्य विकास कार्यों को लेकर दिशा निर्देश दिए। देहरादून महानगर के चारों तरफ रिंग रोड बनाने का काम हो, चाहे रेलवे ट्रैक के डेवलपमेंट का विषय हो, चाहे टेरी झील के चारों तरफ रिंग रोड बनाने का विषय हो, आदि बहुत सारे काम हैं जिन कामों को पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आगे गति मिलने वाली है। और मोदी जी जब जब उत्तराखंड आए हैं तब तब यहाँ के लिए कई महत्वपूर्ण काम करके वो गए हैं। तो निश्चित रूप से मोदी जी ने उत्तराखंड को अपना घर बताया है। तो मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास करेगा। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल पर मीडिया सेंटर, प्रदर्शनी और माउंटेन बाइक और ATR रैली, साथ ही ट्रैकिंग अभियान के फ्लैग ऑफ जैसी कई गतिविधियों को लेकर उपयुक्त इंतजाम करने और सुरक्षा हिदायतों को भी पूरा ध्यान में रखने के निर्देश दिए। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री पहले हफ्ते में उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री शीतकालीन चारधाम यात्रा में शामिल होंगे। राज्य सरकार का मानना है कि PM मोदी के दौरे से शीतकालीन चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ जाएगी। उत्तरकाशी से हॉर्नबिल टीवी के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।